प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 12 भूगोल के इकाई 1 अध्याय 2 जनसंख्या से जननांकी संक्रमण सिद्धांत प्रकरण का अध्ययन करेंगे। जननांकी संक्रमण सिद्धांत किसी देश में जनसंख्या वृद्धि और ह्रास का सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जो जन्म एवं मृत्यु दर के कालिक परिवर्तनों या संक्रमण पर आधारित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन नोटे-स्टीन ने सन 1945 ईस्वी में किया था, जो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे विकसित देशों को आधार मानकर इस मॉडल को प्रस्तुत किया था। आइए देखते हैं जननांकी संक्रमण सिद्धांत। जननांकी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र का जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नत करके नागरिक, औद्योगिक, साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से जननांकी संक्रमण के रूप में जाना जाता है। नीचे दिए गए फिगर में इसका स्पष्टीकरण है। ग्रामीण, खेतिहर एक बॉक्स में और दूसरे में नगरीय, औद्योगिक, और इनके बीच जितनी अवस्थाएं होती हैं, सबके समूह को जननांकी संक्रमण कहा जाता है। ग्रामीण जनसंख्या का नगरीय, औद्योगिक जनसंख्या तक पहुंचने के लिए जिन विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, उसका अध्ययन करते हैं। ये फिगर जननांकी संक्रमण सिद्धांत के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन है। इसे ग्राफिक्स के मदद से दिखाया गया है, जिनमें लंब रेखा पर जन्म दर और मृत्यु दर, आधार रेखा पर समय को प्रदर्शित किया गया है। हरी लाइन जन्म दर, लाल लाइन मृत्यु दर तथा पीली लाइन जनसंख्या वृद्धि को प्रदर्शित करती है। आइए इसका अध्ययन करते हैं। प्रथम स्टेज स्लो इंक्रीज। इस अवस्था में आप देखेंगे कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कभी बढ़ते हैं, कभी घटते हैं, कभी बढ़ते हैं, लेकिन दोनों की प्रवृत्ति समान है। अर्थात यहाँ जन्म और मृत्यु दर लगभग समान होने के कारण जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो पाती है और बहुत धीमी गति से जनसंख्या बढ़ती है।
जबकि दूसरे स्टेज में जन्म दर तो उच्च ही रहता है, परंतु मृत्यु दर बहुत तेजी से घटता है। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या का बहुत तेजी से वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से होती है। रैपिड इंक्रीज, बहुत तेजी से बढ़ता है। इसके कारण में औद्योगिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य तमाम कारण होते हैं, जिससे मृत्यु दर घट जाती है और जन्म दर ऊंची रहती है। इसी स्टेज को जनसंख्या विस्फोट की स्टेज भी कहते हैं। इसी स्टेज में जनसंख्या विस्फोट होती है। जो तीसरी स्टेज है, इसमें जनसंख्या धीमी गति से बढ़ती है। कारण शिक्षित समाज हो जाता है, विकास हो जाता है, उच्च जीवन स्तर हो जाता है और औद्योगिकरण के कारण और समझदारी लोगों में आ जाने के कारण वो ये सोचने लगते हैं कि जनसंख्या ज़्यादा होने से क्या क्या नुकसान होते हैं, और स्वयं ही उनकी पढ़ाई, दवाई खर्च आदि जो बोझ होता है, उसको ध्यान में रखते हुए छोटा परिवार रखना उचित समझते हैं। क्योंकि जनसंख्या में जागरूकता आ गई है, वो अपना भला बुरा सोचने लगा है। जनसंख्या अधिक होने से क्या हानि लाभ है, सब इनको जानकारी यहाँ हो जाती है इस स्टेज के लोगों को। और वो क्या करते हैं कि छोटा परिवार रखना चाहते हैं और साथ ही साथ कृत्रिम तरीके से प्रजनन दर को रोकते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि जन्म दर तेजी से घटने लगती है और मृत्यु दर भी अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच जाती है। इस तीसरी स्टेज में जनसंख्या का जो वृद्धि है वो स्लो हो जाता है। इसके बाद चौथे स्टेज में जनसंख्या स्थिर हो जाती है। कारण ये होता है कि जन्म दर भी निम्न हो जाती है और मृत्यु दर भी निम्न हो जाती है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि न होकर के स्थिर हो जाती है। आज भी तमाम विकसित देश हैं जहाँ जनसंख्या स्थिर हो चुकी है। इसके अलावा कहीं कहीं एक पांचवी स्टेज भी बताई गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जन्म दर इतना कम हो जाता है कि
जनसंख्या वृद्धि के बजाय जनसंख्या वृद्धि माइनस में हो जाती है, मतलब वहाँ की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हो जाती है। जनसंख्या कम होने लगती है। ये चौथी स्टेज है, जापान जैसे देशों में देखने को मिलता है। ये पांचवी स्टेज। बाकी के 4 स्टेज आपके फिगर में दर्शाए गए हैं। अगर वो 5वें स्टेज का अनुभव करना चाहें तो इस चौथे स्टेज में आप देखेंगे किनारे पर आपका जन्म दर बहुत कम हो गया है और मृत्यु दर उससे थोड़ा ऊपर हो गई है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जनसंख्या ऋणात्मक हो जाएगी। इसी को 5वें स्टेज में लोग अध्ययन करते हैं या इसे 5वीं स्टेज मानते हैं। अब आते हैं हम इन स्टेजों को, यानी ये चारों अवस्थाओं को डिटेल में पढ़ते हैं। जननांगी संक्रमण की जो प्रथम अवस्था है वह है उच्च अस्थायी अवस्था। जैसा कि हमने फिगर में बताया है कि जो पहली अवस्था होती है उसमें जन्म और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं। तो एक तरह से जनसंख्या वृद्धि में अस्थायित्व ही रहता है या बहुत धीरे से बढ़ता है। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती हैं और दोनों में अंतराल कम होने के कारण परिणाम स्वरूप जनसंख्या लगभग अस्थायी होती है। जननांगी विकास की इस प्रारंभिक अवस्था में जन्म दर 35 प्रति हजार से अधिक तथा लगभग स्थिर होती है। विज्ञान, चिकित्सा तथा औद्योगिक के विकास के अभाव में प्राकृतिक प्रकोपों तथा बीमारियों एवं महामारियों पर नियंत्रण न होने से इस अवस्था में मृत्यु दर भी उच्च होती है, किंतु स्थानांतरण से इसमें कुछ अंतर भी मिलता है। इस अवस्था में जन्म दर लगभग अस्थायी होती है, किंतु मृत्यु दर घटती बढ़ती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप जन्म दर और मृत्यु दर एक दूसरे के संदर्भ में ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसा कि फिगर में आपने देखा था कि उसमें ऊपर नीचे रेखाएं दर्शाई गई हैं। अंततः जन्म दर मृत्यु दर से कुछ अधिक होती है, जिससे जनसंख्या अति मंद गति से बढ़ती है। जननांगी संक्रमण सिद्धांत की दूसरी अवस्था प्रारंभिक वर्धमान अवस्था है। यह जननांगी संक्रमण की द्वितीय अवस्था है, जिसमें जन्म दर उच्च और लगभग अस्थायी रहती है, किंतु मृत्यु दर में ह्रास होने के कारण जिससे कुल जनसंख्या में क्रमशः वृद्धि होती है। इस अवस्था में
जन्म दर 35 प्रति हजार या इससे ऊपर रहती है, किंतु मृत्यु दर 25 से 15 प्रति हजार के मध्य पाई जाती है। मृत्यु दर में ह्रास के कारण जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि देखी जाती है। यूँ कहिए अचानक वृद्धि देखी जा सकती है। और मृत्यु दर के कई कारण उत्तरदायी होते हैं, जिसमें पोषण, सफाई, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, बीमारी पर नियंत्रण तथा राजनीतिक अस्थायित्व के कारण युद्धों में कमी आदि प्रमुख हैं। वर्तमान में अनेक विकासशील देश इसी अवस्था से गुजर रहे हैं। इस अवस्था में जनसंख्या तीव्रतर गति से बढ़ती जाती है। ये दूसरी अवस्था जनसंख्या विस्फोट की अवस्था होती है। विकासशील देशों में देखने को मिलती है। उदाहरण में भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफ्रीकी देश तथा दक्षिण अमेरिकी देश में इस तरह की अवस्था को देखने को मिल जाता है। जननांग संक्रमण की अगली अवस्था है उत्तर वर्धमान अवस्था। जननांग संक्रमण की तृतीय अवस्था में जन्म दर में भी ह्रास होने लगता है और मृत्यु दर में तीव्र ह्रास से वह निम्नतम स्तर पर आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर पहले से कम हो जाती है। इस अवस्था में जन्म दर 20 प्रति हजार से ऊपर रहती है, किंतु मृत्यु दर 15 प्रति हजार से कम हो जाती है। इस अवस्था में औद्योगिक और नगरीय समाज विकसित होता है, जिसमें बच्चों के पालन पोषण तथा शिक्षा आदि पर बढ़ते भार से लोगों में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता में वृद्धि होती है और वे विभिन्न कृत्रिम उपायों से परिवार को सीमित करने का प्रयास करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जन्म दर में ह्रास होने लगता है। जननांग संक्रमण के उसमें हमने बताया कि जागरूक जनता हो जाती है, अपने बच्चों के उचित पालन पोषण के लिए चिंतित रहती है, उन पर अधिक से अधिक खर्च करती है। परिणाम स्वरूप वो ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं रखना चाहते हैं, सीमित परिवार रख करके सुख सुविधाओं का पूरा उपयोग करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति पाने के लिए वो कृत्रिम परिवार नियोजन के उपायों को अपनाते हैं। परिणाम स्वरूप जन्म दर कम होने लगता है और जनसंख्या की जो वृद्धि है वो कम होने लगती है। अगला अवस्था है निम्न अस्थायी अवस्था। यह जननांगी संक्रमण की चतुर्थ अवस्था है, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्नतर स्तर पर पहुंच जाते हैं
और जनसंख्या वृद्धि लगभग स्थिर हो जाती है, जिसमें जनसंख्या अस्थायी हो जाती है और जनसंख्या वृद्धि रुक जाती है। इस अवस्था में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक स्थिर होती है। बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर बढ़ते खर्च तथा उच्च जीवन स्तर के प्रति जागरूक होने के कारण लोग कृत्रिम साधनों का उपयोग से परिवार को सीमित करने का प्रयत्न करते हैं, जिससे जन्म दर नियंत्रित और निम्न हो जाती है। जहां एक चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास होने से महामारियों एवं बीमारियों पर नियंत्रण हो जाता है, वहीं दूसरी ओर उच्च पोषण की सुविधा विद्यमान होती है। इसके प्रभाव में मृत्यु दर घटकर निम्नतम स्तर पर पहुंच जाती है और अस्थायी हो जाती है। इस अवस्था में यह बताया गया है कि जन्म दर और मृत्यु दर निम्न हो जाते हैं। मृत्यु दर तो अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच जाती है और जन्म दर भी बहुत निम्न स्तर पर पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि न होकर के स्थिर हो जाती है। विकसित राष्ट्रों में इस तरह की अवस्था देखने को मिलती है। अब आते हैं हम जननांगी संक्रमण सिद्धांत की आलोचना। इस जननांगी संक्रमण सिद्धांत की आलोचना हम निम्नलिखित बिंदुओं पर कर सकते हैं। जनसंख्या में तीव्र कमी अन्य कारणों से भी संभव है, अतः यह सिद्धांत जनसंख्या की भविष्यवाणी नहीं करता है। इसका अर्थ है कि जनसंख्या किसी भी देश स्थान की वृद्धि सिर्फ जन्म दर के कारण नहीं होती है, और भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, और भविष्य में वो कारण होंगे कि नहीं होंगे ये पता नहीं। इसलिए यह सिद्धांत जनसंख्या की भविष्यवाणी नहीं करता है। जनसंख्या वृद्धि में जनसंख्या का प्रवास एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आज तमाम स्थानों पर ये देखने को मिलता है कि जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर, चाहे वो अच्छी सुविधा या रोजगार के कारण प्रवास करती है, और जहाँ प्रवास करती है वहाँ जनसंख्या अधिक हो जाती है, जिसका जन्म दर से कोई मतलब नहीं है। भारत में मुंबई एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा शहर है जहाँ की उच्च जनसंख्या प्रवासियों के कारण ही है। यहाँ जन्म और मृत्यु दर से कोई लेना देना नहीं। अगर किसी कारणवश ये प्रवासी मुंबई छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाते हैं तो वहाँ की जनसंख्या कम हो जाएगी, जिसका भी
जन्म और मृत्यु दर से कोई लेना देना नहीं। जननांगी संक्रमण सिद्धांत में प्रवास को कोई स्थान नहीं दिया गया है। इस बिंदु पर इसकी आलोचना हो सकती है। नंबर 2, विभिन्न देशों में विभिन्न संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक दशाएं होती हैं, अतः यह नियम विकासशील देशों की जनसंख्या की व्याख्या करने में पूर्णतः उपयुक्त नहीं है। इसका अर्थ है कि जननांगी संक्रमण सिद्धांत यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि जैसे विकसित राष्ट्रों को ध्यान में रख करके बनाया गया इस सिद्धांत है, जबकि विकसित राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक दशाएं विकासशील देशों से या अल्प विकसित या पिछड़े देशों की तुलना में भिन्न होती है। इसलिए उनको मानक मानकर बनाया गया सिद्धांत विकासशील देशों पर लागू नहीं होता है। विकासशील देशों की अपनी संस्कृत, सामाजिक, आर्थिक दशाएं होती हैं। तो इस प्रकार जननांगी संक्रमण सिद्धांत की आलोचना की जा सकती है। तो आज जननांगी संक्रमण सिद्धांत के अध्ययन के बाद अब हम नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट प्रकरण के साथ फिर उपस्थित होंगे।